Start. Hello everyone, welcome to Teaching by Tanisha. My name is Tanisha and हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं एस्टेट की CDP की सीरीज़ जो कि बाइलिंगुअल रहेगी। मेरा ये फोकस रहेगा कि आप इस सीरीज़ के थ्रू जितने भी मेजर और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं उनको आप कवर कर पाए ईज़िली। हम लोग हार्डली 30 मिनट्स की वीडियो बनाएंगे या फिर 20 to 25 मिनट्स की वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे कि आपका पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाए। प्लस उसके साथ ये भी एक वीडियो बनाएंगे कि सुबह हम लोग टॉपिक का डिस्कशन करें और शाम को हम लोग क्वेश्चन आंसर्स का डिस्कशन करें। उस हिसाब से हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे और पूरी की पूरी वीडियो उसी अकॉर्डिंग चलाएंगे। मैं अपने बारे में थोड़ा बता देती हूँ। मैं एक टीचर हूँ। मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ा रही हूँ। बहुत सारे बच्चे चाहे SSC के हों, चाहे FCAT के हों, चाहे आपके HTET के हों, चाहे KVS के हों, चाहे DSSB के हों, ठीक है। उसके साथ साथ HTET मैंने 2 बार क्वालिफाई किया है और कंटिन्यूटी में क्वालिफाई किया है ड्यूरिंग माय बीएड। प्लस मेरा CTET भी क्वालिफाइड है, प्लस KVS भी क्वालिफाइड है। तो आई थिंक कि मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकती हूँ इस चीज़ के अंदर, क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा है HTET के लिए और सबको पता है वन ऑफ द डिफ़िकल्ट टेट में से एक है HTET, ठीक है। तो हम उस अकॉर्डिंग चलेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको समझ भी आए, उसके साथ साथ आप कनेक्ट करें और उसके साथ साथ हम लोग अच्छे से पढ़ पाएँ। चलें स्टार्ट करते हैं। वैसे तो हमारे बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं इसके अंदर, लेकिन जो सबसे मेजर और मेन और फर्स्ट टॉपिक है जो ऑलमोस्ट सभी को पता है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का टॉपिक। जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी का टॉपिक है, ये आपके लिए ज़रूरी सिर्फ एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से नहीं है, आफ्टर एग्ज़ाम भी आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कैसे है? क्योंकि आप कल को टीचर बनने वाले हैं। HTET दे रहे हैं आप या कोई भी टेट दे रहे हैं, ठीक है, तो उससे आप क्या बनेंगे? टीचर बनेंगे। टीचर बनने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप गए क्लास में और आपने पढ़ा दिया। अगर आपका पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ ही नहीं आएगा तो उस पढ़ाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे कि चाइल्ड डेवलपमेंट से हमें ये समझ में आता है कि बच्चे को क्या चीज़ चाहिए, ठीक है, या किस तरीके से वो ग्रो करता है, क्या उसकी मनोस्थिति होती है, क्या उसका फिज़िकल डेवलपमेंट होता है, कौन सी एज में उसको क्या चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर वो हमें पता हो तो हम उसको और बेटर तरीके से टैकल कर सकते हैं, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में क्या होता है, बिल्कुल एकदम अलग होता है। सबके अंदर अलग पेस होता है पढ़ने का, सबके अंदर अलग पेस होता है लर्निंग का, ग्रोथ का, हर एक चीज़ का। सब हर चीज़ में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी से। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आप चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी का मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट का मतलब क्या समझते हैं, कि क्या है इसका मतलब। चाइल्ड डेवलपमेंट मतलब विकास, ठीक है, बच्चे का विकास। विकास एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बहुत ही ज़्यादा एक सिक्वेंशियल प्रोसेस है, मतलब एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, स्टेज बाय स्टेज चलता है। ऐसा तो नहीं होता कि कोई भी बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद उसकी नेक्स्ट डे सीधा बुढ़ापे की आ जाती है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। पैदा होने के बाद आपकी चाइल्डहुड आती है, एडोलसेंस आती है जिसे आप टीनेज कहते हैं, अडल्टहुड आती है और फिर कहीं जाके आपकी बाद में क्या आती है, ओल्ड एज आती है। प्लस जो आपका विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ फिज़िकल हो, ठीक है, वो मेंटल भी होता है, इमोशनल भी होता है, सोशल भी होता है, मॉरल भी होता है। सारे के सारे जो आपके डेवलपमेंट होते हैं, ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो सारे आपस में क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं एक दूसरे से। अगर एक के अंदर भी कोई कमी आती है तो दूसरा उसके कमी से क्या होता है, अफेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमें एक ओवरऑल डेवलपमेंट देखना है, ओवरऑल विकास देखना है। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, विकास कभी भी नहीं रुकता है। आपके मरने के बाद मतलब मरने तक आपके विकास आपका क्या होता है, चलता रहता है। विकास कभी नहीं रुकता। आप किसी भी उम्र में कोई भी चीज़ सीखने के लिए सक्षम होते हैं, ठीक है। वो भी अपने आप में क्या है, एक विकास है। आपका मेंटल जो है वो आपके लाइफ टाइम आपका क्या है, चलता रहता है। आपकी पर्सनैलिटी लाइफ टाइम डेवलप होती रहती है। अब आपके पास 2 चीज़ आ जाती हैं, एक आती है ग्रोथ और एक आती है डेवलपमेंट, ठीक है, वृद्धि और विकास। इसके अंदर एक मेजर डिफरेंस आ जाता है। लोगों को लगता है कि सेम ही चीज़ है। हम तो मतलब जब नॉर्मली बात करते हैं तो नॉर्मली बात करने के अंदर हम ग्रोथ और डेवलपमेंट को क्या मान लेते हैं, एक ही चीज़ मान लेते हैं, बट एक ही चीज़ नहीं होती है, ठीक है। वृद्धि का मतलब होता है ग्रोथ, ठीक है, जो आपकी दिखाई दे,
जो आपकी क्वांटिटी के अंदर हो, जो मापी जा सके, ठीक है, या जिसको मेजर किया जा सके, और ऐसी चीज़ जो रुक जाए एक समय पे जाके, कंटिन्यू आपके लाइफ टाइम तक ना चलती रहे। जैसे कि ग्रोथ के अंदर आपका क्या आ जाता है, रेफर टू इंक्रीज इन साइज, हाइट एंड वेट। ऐसी चीज़ें जो आपको दिखाई देंगी। अगर किसी आपके हाथ बचपन में इतने बड़े तो नहीं होंगे जितने अभी हैं, है ना, पहले छोटे रहे होंगे, फिर छोटे से ये इतने बड़े साइज़ में आए होंगे, लेकिन अब क्या ये अभी भी बढ़ेंगे हमारी एज के साथ साथ? नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। अब आके ये क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। सेम आपका वेट, एक ह्यूमन वेट भी एक नॉर्मल वेट जो कि आपका बढ़ता कम रहता है, ठीक है, लेकिन एक टाइम पर आके वो भी क्या हो जाता है बच्चे, कांस्टेंट हो जाता है। आपकी हाइट, ठीक है, हाइट आपकी एक टाइम पर आके क्या आ जाती है, रुक जाती है, लेकिन डेवलपमेंट नहीं रुकता है, ठीक है, डेवलपमेंट कभी भी रुकता नहीं है। डेवलपमेंट में क्या होता है, हर टाइप का चेंज होता है। पर्सनालिटी का चेंज का मतलब सिर्फ आपकी फिजिकल अपीयरेंस का चेंज नहीं होता। पर्सनालिटी के अंदर आप किस तरीके से बात करते हो, आपकी क्या सोचने की प्रक्रिया है, कैसे आपके रिलेशंस हैं औरों के साथ, कैसा आपका मोरल है, ठीक है, तो वो सब मिक्स होके आपकी क्या बनती है, पर्सनालिटी बनती है। आपका उसी हिसाब से क्या होता है, विकास होता है। जो आपकी वृद्धि होती है वो फिजिकल होती है और क्वांटिटेटिव होती है। कहने का मतलब है कि फिजिकल जो दिखाई दे, ठीक है, और क्वांटिटेटिव जो आपकी मतलब मापी जा सके, मात्रात्मक जिसे आप कहते हैं, ठीक है, उसमें एक मात्रा होती है, जैसे कि साइज़ की मात्रा होती है, हाइट की होती है, वेट की होती है, ठीक है, लेकिन विकास की कोई मात्रा नहीं होती है बट ओनली उसके फिजिकल एस्पेक्ट में मात्रा मापी जा सकती है, उसके इमोशनल में, मेंटल में, और मोरल के अंदर, इनके अंदर तो नहीं मापी जा सकती, सोशल के अंदर तो नहीं मापी जा सकती कि आप इतने लेवल के सोशल हो, ऐसा तो कुछ नहीं होता है ना। तो इसको आप क्या कहते हो कि ये आपका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। जो आपकी वृद्धि होती है वो मैच्योरिटी पे आके, एक टाइम पर आके आपकी क्या होती है, रुक जाती है। जैसे आपका साइज़ और आपकी हाइट आफ्टर टीनेज वो ग्रो नहीं करती है, वो रुक जाती है, लेकिन जो आपका विकास है वो क्या चलता है, पूरी ज़िंदगी भर चलता रहता है, ठीक है। मेजरेबल होती है वृद्धि, आप इसको माप सकते हो, लेकिन आप विकास को माप नहीं सकते हो, ठीक है। जैसे कि वृद्धि केवल शारीरिक होती है, ठीक है, लेकिन जो विकास है वो शारीरिक के साथ साथ मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक भी होता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई कि वृद्धि में और विकास में मेजर क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ सिद्धांत, ठीक है। इन सिद्धांतों पे क्वेश्चन जरूर आता है आपके एग्जाम के अंदर एक आधा, हाँ घुमा फिरा के आने लग गया है आजकल, पहले स्ट्रेट पूछा जाता था, अब घुमा फिरा के पूछते हैं। लेकिन अगर हमें सिद्धांत का जो बेसिक मतलब है अगर वो हमें समझ में आ रहा है तो हमें सारी बात समझ में आ रही है, ठीक है, क्लियर है। देखो, सबसे पहला सिद्धांत जो हम मानते हैं वो होता है आपका डेवलपमेंट इज़ कॉन्टिन्यूअस, कि जो आपका विकास है वो क्या होता है, निरंतर होता है, मतलब विकास कभी भी रुकता नहीं है, विकास चलता ही रहता है। हाँ, विकास का स्तर हर बच्चे में अलग हो सकता है, विकास हर बच्चे में अलग तरीके से अलग टाइम पीरियड में हो सकता है, ठीक है, हो सकता है किसी का सोशल पहले होता हो, मेंटल बाद में होता हो, स्टेजेस भी अलग अलग आ सकती हैं, लेकिन चलेगा आपके मतलब पैदा होने से लेकर आपके मरने तक, जिसको आप बोलते हो वूम टू टूम, कि जन्म से ले गर्भ से लेके कहाँ तक जाता है, आपका मृत्यु तक जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जाता है डेवलपमेंट इज़ प्रिडिक्टेबल, कि विकास का एक निर्धारित क्रम होता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब कोई बच्चा पैदा होगा, ठीक है, तो वो एक मतलब एज जो है वो सबकी सेम ही रहेगी। जब एक बच्चा पैदा होगा वो इन्फेंसी पीरियड में होगा, उसके बाद वो चाइल्डहुड में जाएगा, अपने चाइल्डहुड के बाद वो अपने टीनेज में जाएगा, फिर अडल्टहुड में जाएगा और फिर ओल्ड एज में जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि किसी और के साथ कोई और ही पैटर्न फॉलो होता है कि पैदा होते ही बूढ़ा पैदा हो रहा है, या पैदा होते ही मतलब चाइल्डहुड में पैदा हो गया बच्चा, ऐसा तो नहीं होता है ना। सेम इसी तरीके से जिस तरीके से हम लोग चलना सीखते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है चलने सीखने का। हर एक ह्यूमन का जो बच्चा है, जो भी इंसानी बच्चा है, वो सबसे पहले क्या करता है, अपनी गर्दन को संभालना सीखता है। जब वो अपनी गर्दन को, अपने सर को संभालना सीख जाता है, कभी भी एक छोटे बच्चे को देखना, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो आप एक बार उसको कभी देखना ध्यान से कि वो क्या करेगा, बच्चा सबसे पहले अपने गर्दन पे, अपने हेड के ऊपर ना अपना कंट्रोल पाएगा। जैसे ही वो पाने लगता है तब फिर वो बैठने लग जाता है, ठीक है, और जैसे ही वो बैठने लग जाता है, जैसे ही उसका बैठना स्टार्ट हो जाता है, फिर वो ये आप क्या कहते हैं, क्रॉल करना स्टार्ट कर देता है। क्रॉल करने के बाद मतलब वो गोडों से चलना शुरू करता है, गुडलियाँ चढ़ता है, फिर उसके बाद कहीं जाके उसको क्या आता है, चलना आता है, और चलने से पहले भी वो पकड़ पकड़ के चलता है, फिर उसको प्रॉपरली चलना आता है।
ठीक है। हर किसी ने ऐसे ही चलना सीखा है, किसी ने ऐसा तो नहीं है कि पैदा होते ही चलना सीख गया, ऐसा तो नहीं होता है ना। अब आ जाता है डेवलपमेंट इज फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक, कि सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। क्वेश्चन में सीधा यही पूछ लेते हैं कि विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है या सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। लेकिन जो आपका विकास है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, आपका जनरल से किस पे जाता है, स्पेसिफिक पे जाता है। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले जो बच्चा है वो एक बड़ी जो चीज़ें होती है, बड़ी मूवमेंट है, उसको सीखता है। फिर उसके बाद उस मूवमेंट से जुड़ी छोटी छोटी जो उसकी मतलब, जैसे अब आप लोग हैं, ठीक है, अभी आपको मैं पढ़ा रही हूँ तो आपको मैं एकदम बेसिक पढ़ा रही हूँ। पहले आपको बेसिक में सारा पढ़ाया जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा चाइल्ड डेवलपमेंट ऑलमोस्ट इसमें कंप्लीट कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद आप धीरे धीरे हर एक टॉपिक के सब टॉपिक निकालोगे, हर एक उस सब टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करोगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले तो आपने क्या पढ़ा, पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ा। ऐसे ही अगर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इसके अंदर भी कि एक छोटा बच्चा है, जब भी वो अपने मतलब हाथ पाँव से कुछ पकड़ने की कोशिश करता है तो पहले जैसे अगर ये पेन है, ठीक है, ये पेन मैंने एक छोटे से बच्चे के आगे रख दिया तो क्या वो ऐसे पकड़ेगा उस पेन को फिंगर से, जैसे मैंने पकड़ा हुआ है ये, ऐसे तो नहीं पकड़ेगा। वो सबसे पहले कैसे पकड़ेगा, ऐसे पकड़ेगा। उसने अपने पूरे हाथ का यूज़ किया। फिर धीरे धीरे उसे देख देख के या समझा के उसको समझ में आएगा कि कैसे पकड़ना है पेन को, ऐसे पकड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है डिफरेंट चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट, कि सभी बच्चों का जो विकास है वो अलग अलग दर से होता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने फॉर एन एग्जांपल साल भर की उम्र में थोड़ा बहुत बोलना सीख लिया तो हर किसी ने सीख लिया, किसी ने उससे पहले सीखा होगा, किसी ने उसके बाद सीखा होगा। ऐसे ही हो सकता है कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर चलना, ठीक है, चलना भी एक बहुत बड़ा वो आ जाता है कि क्या पता मैंने चलना 2.5 साल की उम्र में सीखा हो, लेकिन कुछ बच्चों को 3 साल लग जाते हैं, कुछ बच्चे 1.5 साल में चलने लग जाते हैं, ठीक है। तो हर बच्चे का जो विकास का दर है वो क्या होता है, बच्चे अलग अलग होता है। साइकिल चलाने जैसी एक नॉर्मल चीज़ इसमें बताई गई है कि कुछ बच्चे तो साइकिल चलाना 4-5 साल की उम्र में सीख जाते हैं, कुछ 6-7 साल की उम्र में सीखते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट होती है इंटर रिलेटेड। डेवलपमेंट आपस में क्या होती है, जुड़ी होती है। उसके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो सभी के सभी आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। मेंटल, इमोशनल, सोशल, मोरल, फिजिकल, ये सब आपस में क्या होते हैं बच्चे, जुड़े हुए होते हैं। अगर किसी का भी कोई भी एक एस्पेक्ट इसके अंदर कमज़ोर है तो उसके दूसरे एस्पेक्ट पे उस पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असर पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे एक चाइल्ड इसमें दे रखा है, एक बच्चा है जिसको बोलने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, ठीक है, अटक के बोलता है या रुक के बोलता है, तो वो उतनी आसानी से दोस्त नहीं बना पाएगा जितनी आसानी से एक नॉर्मल बच्चा बना पाएगा, ठीक है। तो उसके मेंटल प्रॉब्लम की वजह से उसके सोशल में प्रॉब्लम आई, इसकी वजह से वो अकेला रह जाएगा, दोस्त नहीं बना पाएगा, वो हिचकेगा, ठीक है, एक बैरियर क्रिएट हो जाएगा उसकी लाइफ में, इसलिए वो अकेला भी फील करेगा, तो उसका इमोशनल भी उससे क्या हो गया, अफेक्ट हो गया। नेक्स्ट आपका आ जाता है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो, कि जो आपका विकास है वो सर से कहाँ तक जाता है, पाँव तक जाता है। 2 टाइप की डायरेक्शन है इसके अंदर, ठीक है। ये जो आपका सिद्धांत है इसको हम बोलते हैं वैसे तो डेवलपमेंट डायरेक्शन इन डेवलपमेंट, ठीक है, कि डायरेक्शन किस किस तरीके से डेवलपमेंट में फ़र्क डालता है, ठीक है। एक होता है सिफेलोकॉडल और एक आपका होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल, दोनों हम पढ़ेंगे। सिफेलोकॉडल वो है जिसके अंदर हेड टू टो डेवलपमेंट जारी है। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसका अपर पार्ट बनता है, फिर उसका कौन सा बनता है, लोअर पार्ट बनना स्टार्ट होता है। ऐसे ही बच्चा सबसे पहले अपने सर पे कंट्रोल पाता है, फिर अपनी नेक पे पाता है, नेक के बाद फिर वो अपने यहाँ ये आपका जो अपर एरिया होता है पूरा का पूरा, चेस्ट से लेकर स्टमक तक के एरिया पे फिर वो कंट्रोल पाता है, फिर वो अपने हाथों पे और लास्ट में अपने पैरों पे कंट्रोल पाता है, ठीक है। प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है सेंटर टू फेरीफेरी, ठीक है, कि मतलब अंदर से बाहर की ओर, ठीक है, केंद्र से छोर की ओर, अंदर से बाहर की ओर। सबसे पहले बच्चे के अंदर के ऑर्गन्स बनने स्टार्ट होते हैं, फिर उसके बाद उसके बाहर के ऑर्गन्स एकदम प्रॉपरली डेवलप होते हैं। सबसे पहले स्पाइनल कोड बनती है और स्पाइनल कोड के बाद आपके हाथ पाँव और फिर उसके बाद उनकी उंगलियां बननी स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। मेजर इसके अंदर क्वेश्चन यही आता है कि सिफेलोकॉडल होता है वो कहाँ से कहाँ जाता है, वो आपका हेड टू टो जाता है, और जो आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल है वो कहाँ से कहाँ जाता है, वो आपका सेंटर टू फेरीफेरी जाता है। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट आपका आ जाता है डेवलपमेंट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जो डेवलपमेंट आपका जो विकास है वो आनुवांशिकता और वातावरण दोनों के प्रभाव उसके ऊपर होते हैं। कोई भी ये नहीं बता सकता कि किसका प्रभाव ज़्यादा है या किसका प्रभाव कम है। इसलिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वुड्सवर्थ, या साइकोलॉजिस्ट कह लें,
वुड्सवर्थ ने ये फॉर्मूला दिया था कि डेवलपमेंट किसके बराबर होता है, आपका हेरिडिटी अनुवांशिकता और आपके वातावरण का क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इसके अंदर वैसे तो जनरली माना जाता है कि एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, हेरिडिटी का इतना ज़्यादा नहीं होता है, बट स्टिल हम लोग उस चीज़ को कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि हाँ कि हेरिडिटी का नहीं होता है, एनवायरनमेंट का होता है। ठीक है, डेवलपमेंट लीड्स टू इंटीग्रेशन। डेवलपमेंट के अंदर क्या आता है, समेकन की मतलब समेकन को बढ़ाता है, समेकन की ओर बढ़ाता है। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप विकास कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के अंदर आपका विकास हो रहा है, तो वो क्या होता है, छोटी 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 काफ़ी सारी चीज़ें मिलके एक बड़ी चीज़ का विकास करती हैं। ठीक है, जैसे कि जब आप लिखना सीखते हैं, इसके अंदर बताया हुआ है कि लिखने के लिए आपकी फाइन मोटर स्किल्स, फाइन मोटर होती है जो आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों को मतलब बहुत ही जैसे आप फिंगर्स का यूज़ करो अदर देन अपने हैंड्स, ये फाइन मोटर स्किल है आपकी। ठीक है, लिखना फाइन मोटर स्किल्स का हुआ, विजुअल कोऑर्डिनेशन का हुआ। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आप इसके नोट्स बना रहे हो फॉर एन एग्जाम्पल, तो पहले आप सुन रहे हो मेरी बात, आप मुझे देख भी रहे हो, स्क्रीन पे लिखा हुआ भी देख रहे हो, उसके बाद आप अपने वर्ड्स में उसको उतार भी रहे हो। तो इतनी सारी चीज़ें बन के आपके वो नोट्स बन रहे हैं, और वो क्या हो गया एक तरीके से डेवलपमेंट, क्योंकि विकास तो हो ही रहा है, आप पढ़ रहे हैं तो उसका क्या हो गया, आपका इंटीग्रेशन हो गया है। ठीक है, ये तो थे आपके सारे के सारे सिद्धांत। अब आगे हम चलते हैं आपके स्टेजेस के ऊपर कि विकास की क्या 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 है आपकी अवस्थाएं हैं। वैसे तो विकास की इसके अंदर 4 अवस्थाएं बताई हुई हैं, लेकिन अलग अलग साइंटिस्ट के हिसाब से अलग अलग अवस्थाएं बताई हुई हैं, और उन अलग अलग अवस्थाओं के अंदर अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, लेकिन हम एक बेसिक लेके चलते हैं जो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर एक बेसिक सबके साथ ही जनरली होता है। ठीक है, आपकी ये जो स्टेज है, सारी स्टेजेस के अंदर उसका फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल सब कुछ क्या होता है, अलग अलग तरीके से उनको इफेक्ट करता है। ऑब्वियसली बात है, जिस तरीके से एक छोटा बच्चा सोचता है या जिस तरीके से एक छोटा बच्चा मिलता है, उस तरीके से एक टीनेजर नहीं सोचता है या एक टीनेजर नहीं मिलता, और उसी तरीके से एक ओल्ड एज वाला नहीं मिलता और ना ही वह उस तरीके से सोचता है। ठीक है, 1 बाय 1 हम चलेंगे। इसके अंदर जो आपकी स्टेजेस है उनके साल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आधा ईयर ऊपर नीचे होने से कोई दिक्कत नहीं होती है कि अगर 0 to 2 लिखा है, ठीक है, यहाँ पे 0 to 3 लिखा आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ लिखा हुआ गलत है। अलग अलग साइंटिस्ट के हिसाब से, क्योंकि अलग अलग एजेस हैं, तो एक आधा ईयर ऊपर नीचे चलता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एग्जाम के अंदर ऑप्शंस के अंदर इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, आप उसमें मतलब पहचान पाओगे, इतना ईजीली आपको मिल जाएंगी चीज़ें। ठीक है, अब हम सबसे पहले देख लेते हैं इन्फेंसी, शैशवावस्था। शैशवावस्था के अंदर जो आपकी फिजिकल ग्रोथ है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर डेफिनेटली आता है कि आपकी फ़िज़िकल ग्रोथ सबसे ज़्यादा कौन सी अवस्था में होती है, तो वो होती है शैशवावस्था में। जैसे ही बच्चा पैदा होता है वो सबसे जल्दी ग्रो करता है, इतना जल्दी वो किसी और एज में ग्रो नहीं करता है। ठीक है, ग्रो मेंटली नहीं, फिजिकल ग्रोथ की बात हो रही है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम चलते हैं, उसकी हाइट हो गई, साइज़ हो गया हैंड्स लेग्स का, तो वो सबसे ज़्यादा ग्रो करता है आपका किस में, शैशवावस्था की उम्र के अंदर। मोटर डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब हिलना, चलना, फिरना, ये सब उसका क्या हो जाता है, बैठना, ठीक है, ये सब स्टार्ट हो जाता है। सेंसरी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, वो सुन के रिस्पॉन्स करने लगता है, देख के रिस्पॉन्स करने लगता है, फर्स्ट साउंड्स निकालने लगता है कुछ ना कुछ। जैसे सबसे पहले कूइंग करते हैं, जैसे ऊ करके बात करते हैं बच्चे, फिर बा 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 करके बात करते हैं, उसको बैबलिंग कहते हैं। फिर उसके बाद वो एक आधा क्या सीख जाते हैं, एंड तक वर्ड भी सीख जाते हैं। अटैचमेंट जनरली उन लोगों से होती है जो उनके पास होते हैं, ठीक है, चाहे उनके माँ बाप हों, चाहे उनके घर का और कोई सदस्य हो, जो उनके जितना ज़्यादा उस समय में पास रहेगा फिजिकली, उतनी ज़्यादा उनको उससे क्या होती है, अटैचमेंट होती है। 6 महीने में बच्चा बैठना सीख जाता है, सबका नहीं है ये, जनरली सीख जाते हैं। 9 से 12 महीने में चलने लगता है और 1 से 2 शब्द बोलने लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं, अब आ जाता है आपका अर्ली चाइल्डहुड, आपका पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था आपका 2 से 6 साल की उम्र दिखाई हुई है, बहुत जगह पे 3 से 7 भी दिखा देते हैं। ठीक है, उसमें घबराने वाली सी कोई बात नहीं है। इसके अंदर बच्चे की जो ग्रॉस मोटर स्किल्स है वो तो है ही, प्लस फाइन मोटर भी आ जाती हैं। अब जब बच्चा 2 से 6 साल में आएगा तो वो अपनी छोटी छोटी चीज़ों का भी यूज़ करने लगेगा। ठीक है, आपका नेक का प्रॉपर यूज़ करने लग जाएगा, हर चीज़ को पकड़ने के लिए पूरा हाथ नहीं उठाएगा, सिर्फ आगे का हाथ उठाएगा, कोई काम करने के लिए सिर्फ आगे की रिस्ट आपका घुमाएगा। ठीक है, लिखना सीख जाएगा, लिखना फाइन मोटर स्किल में आता है, ड्राइंग सीख जाएगा, जंपिंग सीख जाएगा, मतलब अपनी बॉडी पे काइंड ऑफ कंट्रोल करना सीख जाएगा वो।
लैंग्वेज आ जाएगी, वोकैबलरी एक्सपैंड होगी, सिर्फ एक एक वर्ड नहीं बोलेगा, एक दो तीन वर्ड मिला के थोड़े बहुत टूटे फूटे सेंटेंसेस बोलना स्टार्ट कर देगा ताकि हमें बात समझ में आने लग जाए। इमेजिनेशन और प्रिटेंड प्ले करेगा, टीचर टीचर खेलना, घर घर खेलना, ठीक है। ये बहुत ही मतलब स्टोरीज क्रिएट कर देना, अपने आप स्टोरीज बनाना, ठीक है। अब खुद से बातें करना, ये सब चीज़ें इस टाइम में आती हैं, ठीक है। जैसे ईगोसेंट्रिसिज्म वैसे तो पियाजे एक साइंटिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, उनके हिसाब से इस एज में आता है। वैसे बच्चे इस टाइम पे खुद से बातें करते हैं और वो खुद से बात करने को वो क्या बोलते हैं, उसको ही ईगोसेंट्रिसिज्म का नाम दे देते हैं। इमोशनल ग्रोथ होने लगती है। इससे पहले बच्चों को डर या मतलब एक्साइटमेंट इस चीज़ के बारे में नहीं पता होता है, लेकिन अब उन्हें डर समझ आने लगे। जैसे बोलते हैं कि उठा के ले जाएगा बाबा तुम्हें, खाना नहीं खाओगे तो, ठीक है। तो अब उन्हें वो डर समझ में आने लगेगा। अब वो मतलब आपके ऊपर नखरे करेंगे, अब वो चीज़ उन्हें चाहिए होगी, अब वो फैलने लगेंगे, कहीं भी जाएंगे तो हरकतें करने लगेंगे, वो सब चीज़ें मतलब उनको इमोशन समझ में आने लगेंगे कि हाँ अगर मैं रोऊंगा तो मुझे वो चीज़ मिल जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। या फिर बोल देते हैं हम लोग कि अगर ये काम करके दोगे तो ये चीज़ मिल जाएगी, तो उस चीज़ से उनको अब समझ में आने लगेगा। कोई नई चीज़ उन्हें दिखेगी, उन्हें खुशी होगी उस चीज़ की, तो अब उन्हें क्या समझ में आने लगेंगे, इमोशंस भी समझ में आने लगेंगे। फिर आ जाती है मिडल चाइल्डहुड, जो कि आपकी मध्य बाल्यावस्था है। 6 से 12 साल, वही 7 से 13 भी लिखी होती है बहुत जगहों पे 5 से 11 भी लिखी हुई होती है, ठीक है। इसके अंदर फिजिकल कोऑर्डिनेशन समझ में आ जाएगी। अभी तो बच्चे ने बैलेंस बनाना सीख लिया अपने शरीर के ऊपर, ठीक है। अब उसको फिजिकली ये भी समझ में आने लग गया कि अगर एक साथ दो चीज़ें उसके काम कर रही हैं, ठीक है, जैसे साइकिल चलाना है, साइकिल चलाने में हाथ भी हैंडल पकड़े हुए हैं, पैर भी चल रहे हैं, नज़रें भी सामने हैं, सब चीज़ का उसको क्या है, अब कोऑर्डिनेशन समझ में आने लग गया है। कोई भी गेम खेलना है, कोई भी स्पोर्ट्स खेलना है, अब उसे वो चीज़ें समझ में आने लग जाएगी, क्योंकि उसके अंदर आपका क्या चाहिए, फिजिकल बॉडी पे कंट्रोल के साथ साथ कोऑर्डिनेशन। फिर आपका आ जाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव मतलब ब्रेनली मेंटल डेवलपमेंट जो है वो अब उसका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लॉजिक लगाना वो स्टार्ट कर देगा कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है। अब उसके ऊपर वो क्यों वाली चीज़ आने लग जाएगी कि क्यों क्यों पूछेगा हर चीज़ में, ऐसा क्यों, है ना, वाई, वट, ये सब चीज़ें आएंगी। एकेडमिक स्किल्स डेवलप होने लगेंगी उसकी, रीडिंग राइटिंग ये सब चीज़ें, बेसिक मैथ समझ आने लग जाएगा, है ना। सोशल डेवलपमेंट, ये एज होती है फ्रेंडशिप की एज। इस टाइम पे कहीं भी अगर जहाँ भी आप रह रहे हैं, अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में आप देखना, ठीक है, वहाँ पे बच्चे जो ग्रुप बना के खेलते हैं वो इसी एज के बच्चे होते हैं जनरली सबसे ज़्यादा। मॉरल अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाएगी कि किसी को मारना नहीं है, वो गलत होता है, किसी की चीज़ छीननी नहीं है, वो भी गलत होता है, हर किसी की हेल्प करनी है। अब उनको धीरे धीरे ये सारी चीज़ें क्या आने लगेंगी, समझ आने लग जाएंगी। नेक्स्ट आपकी स्टेज आ जाती है एडोलेसेंस, जिसको आप किशोरावस्था कहते हैं, टीनेज कहते हैं, जो कि आपकी 13 से 18 होती है, कहीं जगह पे 12 से 18 है, कहीं जगह पे मतलब अलग अलग इसके दे रखे हैं। टीनेज सबको पता ही है, कहीं जगह पे 19 तक की भी दे रखी होती है। इस टाइम में बच्चे के अंदर फिज़िकल चेंजेस आते हैं प्लस बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। इसको हम फिज़िकल ना कह के बायोलॉजिकल चेंजेस कहेंगे, ठीक है। इस टाइम पर भी जो आपकी ग्रोथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। वैसे तो सबसे ज़्यादा इन्फेंसी में होती है, शैशवावस्था में, लेकिन अगर आपके ऑप्शंस में शैशवावस्था मेंशन्ड नहीं है और वहाँ पे किशोरावस्था मेंशन्ड है, तो आप उसके अंदर एडोलेसेंस आंसर लगा के आएंगे। पहला आपका होना चाहिए इन्फेंसी और दूसरे नंबर पे आपका क्या आएगा, एडोलेसेंस, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर उसको फ्यूचर की टेंशन होने लग जाती है, तब वो समझ में आता है कि हाँ मैं ये बन सकता हूँ या ये बन सकता हूँ, मुझे मैथ्स ज़्यादा पसंद है या मुझे साइंस ज़्यादा पसंद है, मुझे हिस्ट्री ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो अब वो आगे अपना फ्यूचर डिसाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। उनको अपनी आइडेंटिटी पता करनी होती है। इस टाइम पे हल्का से एक ईगो इस टाइम पर भी आता है, लेकिन ईगो से ज़्यादा वो सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान देने लगते हैं अपनी, ठीक है, कि मैं आगे जाके क्या करूँगा, मैं कौन हूँ, मेरा क्या रोल है इस दुनिया में। क्योंकि ना तो वो इतने बड़े हैं ना वो इतने समझदार हैं, लेकिन वो इतने समझदार भी हैं कि वो चीज़ों को समझ सके, ठीक है। लेकिन हम उनसे इतना भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो बहुत सारी चीज़ों को समझ सके। तो वो उस मतलब एक ऐसा ट्रांजिशनल फेज़ आता है बड़े होने में और छोटे होने के बीच का, जिसके अंदर बच्चा कंफ्यूज रहता है, इसलिए इसको कन्फ्यूजन का स्टेज भी बोला जाता है, ठीक है। इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है, क्यों फ्रेंडशिप्स की इंस्टेबिलिटी होती है, बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, अट्रैक्शंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग इसके अंदर मैटर करती है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ठीक है। पीयर प्रेशर आ जाता है, इस टाइम पे आता है कि आपके 10th के बोर्ड्स जैसे,
फॉर एन एग्जाम्पल 10th के बोर्ड्स में सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, तो उससे पहले इतना प्रेशर नहीं देते थे पेरेंट्स। उसके इतने नंबर आए, तुम्हारे इतने नंबर क्यों आए? अगर पेरेंट्स नहीं देंगे तो खुद से आ जाएगा, ठीक है, कि मेरा दोस्त तो इतना अच्छा कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या वो इतना अच्छा कर रहा है, मेरे को भी उसके जैसा करना है। तो काइंड ऑफ हर चीज़ में, स्पोर्ट्स में, पढ़ाई में, दिखने में इवन, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस में, कि वो तो ज़्यादा सुंदर दिखता है या दिखती है तो उस अकॉर्डिंग चलना, ठीक है। मॉरल मैच्योरिटी आ जाती है। अभी तक तो उन्हें ये पता था कि क्या सही कर, मतलब सही गलत की थोड़ी बहुत पहचान थी कि हाँ ये नहीं करना है, ये गलत बात है। लेकिन अब उन्हें ये पता है कि अगर कोई गलत भी करता है तो उसके ऊपर क्या उसको जस्टिस मिलना चाहिए, ठीक है। ज़रूरी तो नहीं कि उसने जो चीज़ करी है, बेशक वो काम गलत हो, लेकिन अगर उसने किसी अच्छे कॉज के लिए किया है तो क्या पता उसके अंदर हम उसे माफ़ कर सकें। मतलब अब वो अपनी रीजनिंग लगाना स्टार्ट करता है, ठीक है। ये थी आपकी 4 स्टेजेस। थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। मेजर आपको पता होना चाहिए ग्रोथ के बारे में इसके अंदर। दूसरा आपको पता होना चाहिए इनकी एजेस के बारे में, ठीक है। अब आ जाता है बच्चे मैच्योरेशन वर्सेस लर्निंग। मैच्योरिटी, परिपक्वता, ठीक है। परिपक्वता जो होती है ज़रूरी नहीं है कि एज के हिसाब से आए। परिपक्वता भी 2 टाइप की होती है, एक होती है फिजिकल मैच्योरेशन और एक होती है मेंटल मैच्योरेशन, ठीक है। फिजिकल मैच्योरेशन ऑलमोस्ट सभी की सेम टाइम पर आती है, जो शारीरिक होती है, लेकिन जो मेंटल होती है, मानसिक होती है, वो हर किसी की एक डिफरेंट स्टेज पे आती है, ठीक है। और मैच्योरेशन और लर्निंग, आपका परिपक्वता और अधिगम आपस में एकदम इंटरलिंक्ड होता है। अगर आप मैच्योर्ड इनफ नहीं है तो हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ भी ना आए, ठीक है। और कभी कभी उल्टा होता है कि अगर आपको चीज़ें समझ आने लगती हैं तो आपकी मैच्योरिटी के आप क्या हो जाते हैं, पास आ जाते हैं। मैच्योरेशन सेट्स द लिमिट, लर्निंग ब्रिंग्स एक्चुअल परफॉर्मेंस। की जो मैच्योरिटी है वो आपकी लिमिट सेट करती है कि हाँ मुझे ये करना है या ये नहीं करना है, और जो लर्निंग है वो आपकी प्रैक्टिकल हो जाती है उसी मैच्योरेशन के ऊपर, ठीक है। वो आपके मतलब आपके बिहेवियर के अंदर चेंजेस लेके आती है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर चाइल्ड अपने आप में यूनिक है। आप कल को टीचर बनेंगे, आप किसी के अंदर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन एनी कॉस्ट। अगर उसको नहीं समझ में आ रहा है तो वो आपको देखना है कि आप उसे किस तरीके से समझा सकते हैं, क्योंकि हर चाइल्ड का समझने का, सोचने का, पढ़ने का, सीखने का जो स्तर होता है या दर होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। सॉरी। कॉजेज़ ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ऑब्वियस सी बात है, कैसे वातावरण में वो पला बड़ा है, ठीक है, कैसे उसके जेनेटिक्स फॉर्म है, जेनेटिक मतलब कैसे उसकी हेरिडिटी है, ठीक है, उसका कैसा फैमिली बैकग्राउंड है। फैमिली अगर पढ़ी लिखी नहीं होती तो जनरली बच्चे को थोड़ा टाइम लगता है अडेप्ट करने में चीज़ों को। सोशल इकोनॉमिक स्टेजेस कैसी हैं उनकी, और इमोशनल स्टेट कैसी है, मतलब फैमिली के अंदर ज़्यादा लड़ाई झगड़े या ऐसी कोई चीज़ें तो नहीं है। तो उन सब चीज़ों का उसके ऊपर क्या पड़ता है, बहुत असर पड़ता है। ये कॉजेज़ भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर, ये भी पूछ लिए जाते हैं बहुत बार, ठीक है। रोल ऑफ प्ले इन डेवलपमेंट, अब आ जाता है इसी के अंदर प्ले यानी कि खेल। खेल भी अलग अलग किस्म का होता है। खेल एक बच्चे की लाइफ के अंदर कितना इम्पॉर्टेंट होता है उसके ऊपर भी देखना है, नहीं तो ऐसे ही नहीं स्कूल्स के अंदर आपका स्पोर्ट्स पीरियड होता है या प्ले पीरियड होता है। बड़े बच्चों में स्पोर्ट्स पीरियड होता है और छोटों में प्ले पीरियड होता है, ठीक है। ये आपकी फ़िज़िकल ग्रोथ को एनहेंस करता है, सोशल स्किल्स में मतलब काफ़ी हद तक हेल्प करता है। जो बच्चे इतने सोशली एक्टिव नहीं होते, अगर हम उनको आपस में एक साथ गेम्स खिलाते हैं तो वो नए नए फ्रेंड्स बनाना सीखते हैं, कोऑपरेशन सीखते हैं, टीम वर्क सीखते हैं, ठीक है। कॉग्निटिव स्किल्स उनकी डेवलप होती है। कोई गेम खेल रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर आपको जीतना है तो जीतने के लिए आप उसको प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, आप इमेजिन करोगे, तो आपका मेंटल भी उसके अंदर डेवलप होता है। इमोशनल बैलेंस होता है, सारा टाइम एक स्ट्रेस से, क्योंकि एक बच्चे के ऊपर भी एक स्ट्रेस होता ही है। ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेस सिर्फ बड़ों पे होता है, बच्चों पे भी स्ट्रेस होता है, बस वो फ़र्क है कि वो हमारे को स्ट्रेस नहीं लगता है पर उनके हिसाब से तो वो स्ट्रेस है। तो अगर आप खेलते हो, कूदते हो, तो वो स्ट्रेस भी आपका क्या हो जाता है, बहुत हद तक रिलीफ हो जाता है। प्लेस भी काफ़ी टाइप के होते हैं। फ्री प्ले होता है जो मतलब छोड़ दिया इनको खुला, जो इन्हें खेलना है खेलें, उस तरीके से। कंस्ट्रक्टिव प्ले होते हैं कि जैसे आपने कुछ प्लेस बनाई है जिससे इनका कॉग्निटिव स्किल डेवलप हो सके, है ना। कोऑपरेटिव प्ले होते हैं, कोऑपरेटिव प्ले जैसे टीम वर्क वाले प्ले कि आपने टीम्स में बांट दिए बच्चे। और एक होता है ड्रामेटिक प्लेस कि मतलब कुछ ना कुछ एक्टिंग कर करके आपने वो प्लेस करवाने हैं। वो भी आपका मेंटल हेल्थ को काफ़ी मतलब मेंटली उसको काफ़ी स्ट्रांग बनाते हैं बच्चे को। नेक्स्ट आपका आ जाता है जेंडर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। जेंडर, अब 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है जेंडर और एक होता है सेक्स।
ठीक है। जो आपका सेक्स होता है दैट इज़ बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, दैट इज़ बायोलॉजिकल, क्योंकि दो टाइप का होता है आपका। एक होता है बच्चे मेल, एक सेकेंड, एक होता है आपका मेल और एक आपका कौन सा होता है, फीमेल, ठीक है। ये तो होता है बायोलॉजिकल। और जेंडर जो होता है वो होता है सोशली कंस्ट्रक्टेड, मतलब जिस तरीके से हम लोग भेदभाव करते हैं, जो सोशल स्टीरियोटाइप्स बना रखे हैं कि लड़के और लड़की में जो भेदभाव किए जाते हैं। देखो बायोलॉजिकली माना दोनों अलग होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके अंदर दोनों में क्या करें, भेदभाव करें। बेसिकली ये इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो लड़कों की पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, लड़कियों की पढ़ाई, वैसे आजकल तो ऐसा है नहीं, बट स्टिल बहुत जगहों पे जो थोड़े पिछड़े एरियाज़ हैं जहाँ पे इतना एजुकेशन अभी तक नहीं पहुँच पाया, वहाँ पे स्टिल ये प्रॉब्लम्स है, ठीक है। उसके साथ साथ स्टीरियोटाइप्स हैं कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ा दिया तो दिक्कत हो जाती है ना। तो इस टाइप का भेदभाव हमें बीइंग अ टीचर किसी भी तरीके से करना नहीं है बच्चों में, प्लस होने भी नहीं देना है बच्चों में। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि जो जेंडर है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है या फिर बायोलॉजिकली कंस्ट्रक्टेड है। तो हम इसका आंसर हमेशा क्या करेंगे, सोशली कंस्ट्रक्टेड है, क्योंकि ये सोसाइटी ने बनाया हुआ है। भगवान ने तो सिर्फ हमें मेल और फीमेल में डिफ्रेंशिएट किया था, बट हमने यहाँ पर आके उनको सोशली उनको रोल्स दे दिए कि लड़का है तो बाहर जाके कमाएगा, लड़की है तो घर में काम करेगी। वो हमारे बनाए हुए रूल्स है, वो भगवान के बनाए हुए रूल्स नहीं है, ठीक है, या वो नेचर के बनाए हुए रूल्स नहीं है। यू कैन से दैट नेचर ने सिर्फ मेल और फीमेल बनाया है ना। और हमने क्या बना दिया है उनको रोल्स, मतलब उनको एक पार्ट में डाल दिया है कि आपने अपनी लाइफ के अंदर यही पार्ट प्ले करना है, आप कोई और पार्ट प्ले नहीं कर सकते। तो वो चीज़ में हमने किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन ना होने देना है और ना ही करना है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जेंडर क्या है, सोशली कंस्ट्रक्टेड है। लास्ट टॉपिक आपका आ जाता है इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी। मैं इन सारे टॉपिक्स को यहीं पे मतलब कम छोड़ नहीं रही हूँ, मुझे पता है कि टॉपिक्स आगे बड़े बड़े भी हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे। अभी बस ये है कि चाइल्ड डेवलपमेंट में ये सब चीज़ें रोल प्ले करती हैं। जेंडर आपका रोल प्ले करता है, इंटेलिजेंस रोल प्ले करता है, पर्सनालिटी भी रोल प्ले करता है, कहीं ना कहीं मैच्योरेशन रोल प्ले करता है, लर्निंग भी करता है, इसलिए बस आपको पढ़ाया गया, ठीक है। इंटेलिजेंस होती है बुद्धिमत्ता, कि आपकी क्या एबिलिटी है सीखने की, कि आप कितनी जल्दी सीख सकते हो। जैसे हम बोलते हैं ये बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, ठीक है। वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी उस चीज़ों को कैच कर लेता है जो भी हम उसे सिखा रहे होते हैं। समझ आई। क्रिएटिविटी की एक अलग वे में सोचना किसी भी चीज़ को, ठीक है, एक क्रिएटिव मैनर में सोचना। क्रिएटिविटी नहीं होती तो मैं आज आपको ऐसे पढ़ा भी नहीं रही होती घर बैठे हुए। ये भी एक क्रिएटिविटी का ही रिजल्ट है। किसी ने सोचा होगा अपने दिमाग में कि काश घर बैठे पढ़ सकते, कहीं जाना नहीं पड़ता, है ना। तो वो भी क्रिएटिविटी का एक बहुत बड़ा रिजल्ट निकल के आया। और टीचर को क्या करना चाहिए, दोनों चीज़ों को एनकरेज करना चाहिए क्लास में, इंटेलिजेंस को भी, क्रिएटिविटी को भी। ज़रूरी नहीं है कि हर इंटेलिजेंट स्टूडेंट क्रिएटिव हो और हर क्रिएटिव स्टूडेंट इंटेलिजेंट हो, लेकिन हमने दोनों ही चीज़ों को क्या करना है, एनकरेज करना है, उनको मतलब प्रोत्साहन देना है, ठीक है, उनको बढ़ावा देना है। और हमें इस तरीके से पढ़ाना है आगे कि उनकी इंटेलिजेंस से ज़्यादा क्रिएटिविटी एनहेंस हो। इंटेलिजेंस तो हो ही, बट क्रिएटिविटी भी एनहेंस हो। तो ये था आपका पूरा का पूरा चाइल्ड डेवलपमेंट का टॉपिक। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अभी तो मैं आपके लिए ये वीडियो डाल रही हूँ, अगर आपको ये पूरी की पूरी PDF चाहिए तो मैं इसको पिन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप टेलीग्राम चैनल से जाके ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम शाम को सिर्फ इसी टॉपिक के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है, और कुछ मैंने उसके अंदर 5-7 क्वेश्चन ऐसे डाले जो थोड़े डिफ़िकल्ट लेवल पर है, उनको हम लोग करेंगे। दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश, तो उनको देखने के लिए प्लीज़ आए ताकि आपकी एक प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से पढ़ते हैं। कैसा लगा आपको पढ़ के, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं।